आज का हमारा विषय उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष चंद्रालोक। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रालोक में आपके पास सप्तम मयूख से दसम मयूख पर्यंत आपके पास लगा हुआ है और आपको सप्तम से दसम मयूख ही अध्ययन करना है। चंद्रालोक में 10 मयूख हैं, प्रथम मयूख से 10 मयूख तक। तो कक्षा 12 में केवल सप्तम मयूख से दसम मयूख तक लगा हुआ है। स्पष्ट। आइए सप्तम मयूख को प्रारंभ करने से पहले चंद्रालोक शब्द पर थोड़ा सा विचार करते हैं और चंद्रालोक के प्रथम मयूख में क्या है, द्वितीय मयूख में क्या है आदि पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे किसी विद्वान ने अपना ग्रंथ निर्माण कर दिया, अपना ग्रंथ रच दिया, तो जो दूसरा विद्वान होता था बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी आपस में विद्वानों के बीच, और प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अपने ग्रंथ को एक उत्कृष्ट दिखाना चाहते थे सभी विद्वान। और ग्रंथ का जो टाइटल होता है बड़ा सोच समझ कर रखा जाता है। टाइटल अर्थात नाम, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन, क्योंकि नाम को देखकर ही व्यक्ति की रुचि और जिज्ञासा ग्रंथ को पढ़ने की तरफ होती है। और यदि नाम ही हमारा उटपटांग हुआ तो फिर शायद कोई ग्रंथ को ना भी पढ़े। तो इसलिए जो ग्रंथ का नाम होता है बड़ा सोच विचार करके रखा जाता है। तो हमारे ग्रंथ के प्रणेता हैं जयदेव, पीयूष वर्षी जयदेव। ये तो आपको स्पष्ट है क्योंकि आप सप्तम मयूख पर पहुंच चुके हैं और प्रथम मयूख से आपने यात्रा की है और सप्तम मयूख आप कक्षा 12 के छात्र हैं, तो बेसिक तो आपको पूरा क्लियर है ही, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्मरण दिला देता हूँ। तो हमारे ग्रंथ के प्रणेता हैं पीयूष वर्षी जयदेव, और जयदेव ने अपने ग्रंथ का नाम रखा चंद्रालोक। चंद्रालोक शब्द की व्युत्पत्ति है चंद्रमशः आलोकः, चंद्रमा का आलोक। आलोक अर्थात प्रकाश। काव्योपयोगिनां विषयाणां प्रकाशः यस्मिन्निति चंद्रालोकः, जिसमें काव्य के उपयोगी जो विषय हैं, काव्य की संरचना कैसे करें, कैसे किसी काव्य का हम निर्माण करें, यदि हम भी कोई किताब लिखना चाहते हैं तो उस किताब को कैसे लिखें, उस किताब के क्या क्या नियम होंगे, किन किन बातों पर हमको ध्यान देना होगा, ये सारे जो नियम हैं ये साहित्य शास्त्र में लिखे हुए हैं। व्याकरण शास्त्र तो आपको शब्दों का निर्माण करना बताता है, लेकिन साहित्य एक प्रयोगशाला है। ये आपको शब्दों का प्रयोग कैसे करता है ये आपको साहित्य शास्त्र बताता है। कैसे काव्य का आप निर्माण करें, काव्य में किन किन बातों का आप ध्यान रखें। तो काव्योपयोगिनां विषयाणां प्रकाश यस्मिन्निति चंद्रालोको, जिसमें काव्य के उपयोगी विषयों का प्रकाश हो उसको कहते हैं चंद्रालोक। ये कवि ने अपने ग्रंथ का नाम रखा चंद्रालोक। चंद्रमशः आलोकः, चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है, उसकी किरणें, उसकी किरणों से उसका प्रकाश व्यक्त होता है, उसकी चांदनी धरती पर पहुंचती है किरणों के माध्यम से। तो कवि ने भी ऐसा ही किया। काव्य के जो उपयोगी विषय हैं चंद्रमा की किरणों के माध्यम से वो सारा ज्ञान आपको दे दिया कि काव्य का निर्माण आप कैसे करें, किन किन बातों का आप, किन किन नियमों का, सिद्धांतों का आप ध्यान रखेंगे। तो पहली किरण में काव्य का स्वरूप, उपयोगिता और शब्द लक्षण आदि आपको बता दिया। और किरण का जो अमरकोश में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं उसमें से एक है मयूख। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में अध्याय आदि न कह करके मयूख कहा कि प्रथम मयूख, द्वितीय मयूख, तृतीय मयूख। मयूख अर्थात अध्याय भी आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रंथ का नाम है चंद्रालोकः, तो चंद्रमा का आलोक तो किरण ही हो सकती है। तो इन्होंने अध्याय न कह करके मयूख अपने ग्रंथों में लिखा है। तो प्रथम मयूख अर्थात प्रथम अध्याय, प्रथम चैप्टर, इसमें काव्य का स्वरूप, काव्य की उपयोगिता के विषय में बताया गया है कि काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या काव्य की परिभाषा क्या है। और इसके बाद शब्द लक्षण, पद, वाक्य, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं आदि पर विस्तृत चर्चा प्रथम मयूख में की गई है। द्वितीय मयूख में दोषों के बारे में बताया गया है कि जो वाक्य हम लिख रहे हैं, जो श्लोक हम बना रहे हैं, कोई गद्य हम लिख रहे हैं, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, कहीं क्लिष्ट दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा, कहीं हमने कुछ ज़्यादा कठिन पंक्ति तो ऐसी नहीं लिख ली कि समझने वाला उसको समझे ना आदि। तो उसमें विभिन्न दोषों के विषय में द्वितीय मयूख में बताया गया है। तीसरे मयूख में अक्षर संहित आदि का विस्तृत वहाँ वर्णन मिलता है कि
हम कोई श्लोक या कोई गद्य यदि लिख रहे हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार के शब्द भी हम डालें कि जिन शब्दों को देख करके पढ़ करके जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको किसी विशेष घटना का भी स्मरण हो जाए। तो आप यदि तृतीय मयूख का अब प्रथम श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ पर एक शब्द आया है ऊषा कांतेन, इस प्रकार से एक शब्द वहाँ पर आया है। तो कवि ने ऊषा कांत शब्द से एक श्रीमद् भागवत की एक कथा को वहाँ पर स्मरण दिलाया है। केवल ऊषा कांत शब्द से हमको जो ऊषा और अनिरुद्ध की जो कथा श्रीमद् भागवत में आती है वो कथा हमको स्मरण होती है। और आपने कुमार संभव आदि ग्रंथों में भी देखा होगा कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो किस प्रकार से जब कोई विशेष कोई शब्द आता है तो उस पर एक कहानी और एक घटना भी हम आपको स्मरण वहाँ पर दिलाते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे कुमार संभव में देखा होगा कि मैनाक शब्द आया तो मैनाक से ही हमने एक कथा आपको वहाँ पर बता दी। रघुवंश में विभिन्न स्थलों पर ऐसे शब्द आए हैं, अक्षर सम्मति के विशेष वहाँ पर उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। चौथे मयूख में गुणों के विषय में बताया गया है कि जो हम लिख रहे हैं उसमें गुण भी होना चाहिए। और पंचम में अलंकार, उसको सजावट, उसको अलंकृत भी हमको करना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। और फिर रस के विषय में षष्ठ मयूख में बताया गया है। और सप्तम मयूख में शब्दों की शक्ति का वर्णन है और शब्दों की शक्ति में जो अंतिम शब्द शक्ति है व्यंजना शक्ति, व्यंजना शक्ति के विषय में वहाँ पर बताया गया है। शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, आपको स्पष्ट है कि अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो व्यंजना के विषय में बताया गया है। फिर गुणीभूत व्यंजना का जो दूसरा भेद गुणीभूत है। और फिर नवम मयूख में लक्षणा शब्द शक्ति पर चर्चा की गई है और दसम मयूख में अविधा शब्द शक्ति पर चर्चा की गई है। तो इतने नियमों को ध्यान रखना पड़ता है और एक कवि इतने नियमों से होकर के, व्याकरण के जटिल नियमों से होकर के गुजरता है, तब जाके आपको वह एहसास दिलाता है। यदि आप रामायण पढ़ रहे हैं तो कवि का कर्म है कि जिसने भी वो ग्रंथ लिखा है, जैसे रामायण किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने। तो जब महर्षि वाल्मीकि को आप पढ़ते हैं या कालिदास को आप पढ़ रहे हैं तो कालिदास जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं, कालिदास ने भी वो घटना नहीं देखी। राजा दिलीप की घटना तो कालिदास ने देखी नहीं है, या महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम की घटना तो देखी नहीं, लेकिन उस घटना का एहसास दिलाना, अपने शब्दों में इस प्रकार से जान डाल देना कि पढ़ने वाला त्रेता युग में पहुंच जाए या पढ़ने वाला दिलीप की कथाओं में ही रम जाए। इस प्रकार से उस एहसास को दिलाना ही कवि का कर्म होता है, जिसे हम काव्य कहते हैं। तो ये तो चंद्रालोक की भूमिका हो गई। तो आइए अब सप्तम मयूख का प्रारंभ करते हैं। और सप्तम मयूख में जो शब्द की शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो सबसे पहले व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में, पहले तो शब्दों की शक्ति के विषय में, तीनों शब्दं की शक्तियाँ किस प्रकार से होती हैं प्रथम श्लोक में ये बताया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वृत्तिभेदैस्त्रिभिर्युक्ता स्रोतोभिरिव जाह्नवी, भारती भाति गंभीरा कुटिला सरला क्वचित। त्रिभिः वृत्तिभेदैः युक्ता भारती, भारती अर्थात कविवाणी, कवि की जो वाणी है, जिस वाणी के माध्यम से वो पद्यात्मक और गद्यात्मक रचनाएं करता है, ऐसी जो कवि की वाणी है, त्रिभिः वृत्तिभेदैः युक्ता, शब्द की 3 शक्तियों से युक्त होती है। अविधा, लक्षणा, व्यंजना। कहीं पर कवि अभिधेयार्थ का प्रयोग करता है, कहीं पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिखता है जिससे लक्षार्थ झलकता है, और कहीं पर ऐसी पंक्तियां भी लिख देता है जहां पर व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जो कवि की वाणी है वो तीनों शक्तियों से युक्त होती है। किस प्रकार से? स्रोतोभिः युक्ता जाह्नवी इव, जिस प्रकार से स्रोत से युक्त भगवती भागीरथी अपने प्रबल तीव्र प्रवाह से क्वचित गंभीरा, क्वचित कुटिला, क्वचित सरला भाति, जिस प्रकार से भागीरथी का जल कहीं पर तो गंभीर एकदम शांत होता है, कहीं पर कुटिल उछल कूद करता है, कहीं पर सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्द की ये 3 शक्तियाँ हैं। जहाँ पर कभी व्यंग्यार्थ का प्रयोग करता है वहाँ पर गंभीरा, जहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करता है वहाँ पर कुटिला,
और जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का कवि प्रयोग करता है वहाँ पर सरला। तो सप्तम मयूख का यह प्रथम श्लोक आपने समझा। इस श्लोक में शब्द की 3 शक्तियों के विषय में बताया गया है जो कि कवि की वाणी में सन्निहित होती है। और शब्द शक्ति के विषय में आपको पता ही होगा कि किस प्रकार अभिधा किसको कहते हैं, लक्षणा किसको कहते हैं और व्यंजना किसको कहते हैं। अभिधा अर्थात जो मुख्य अर्थ है उसको कहते हैं अभिधा, और लक्षणा जो उससे थोड़ा सा हट करके है उसको कहते हैं लक्षणा, और व्यंजना जो उससे और विलक्षण जो अर्थ आपको बताती है उसको कहते हैं व्यंजना। जैसे किसी ने कहा कि यह सड़क दिल्ली जाती है, यह सड़क दिल्ली जाती है, तो क्या सड़क दिल्ली जा सकती है? तो अभिधा ने तो आपको केवल इतना ही बताया। अभिधा अर्थात मुख्य अर्थ, जैसा कहा वैसा सुना। यह सड़क दिल्ली जाती है, तो ये तो अभिधा शब्द शक्ति से उसने कहा, लेकिन समझने वाला इस पे अपनी लाक्षणिक बुद्धि का प्रयोग करेगा और वो समझेगा इसको कि सड़क दिल्ली नहीं जाती है, सड़क पर चलने वाला दिल्ली जाता है। तो ये लाक्षणिक बुद्धि से उसने उस अर्थ को जाना। तो इसी प्रकार से फिर व्यंजना ये और ऊपर की चीज़ है। तो ये तो आप जानते ही होंगे शब्द की शक्ति के विषय में, और एक साहित्य पढ़ने वाले छात्र को इतना तो स्पष्ट होना ही चाहिए। तो आइए इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो परीक्षा में तो आपका श्लोक ही पूछा जाना है। तो इसकी जो व्याख्या बहुत अच्छी यहाँ पर दी हुई है। यथा त्रिपद गेयम भवभीति भुंजिका भव्या भगवती भागीरथी कुत्रचित जलस्य अतल स्पर्शित्वात् अगाधा कुत्रचन वक्रगामित्वात् कुटिला वक्रगामिनी कुत्रचन च जलस्याल्पत्वात् सरला शुतरा संतरण कलामज्ञप्तवद्भिरपि पुरुषैः शुकेन पथम गन्तुं शक्येति लोके त्रिस्तोत्रो गामितया आत्मस्त्रितोतेति नाम सार्थकं कुर्वाणा शोभते तथैवेयं कवि सरस्वती अपि झटिति अर्थ प्रत्यायक्तया सरला शक्त्यार्थ परित्यागेन लक्षणया अर्थांतर प्रतीति जनकतया कुटिला व्यंजनयाति गंभीरा इत्थम कविवाङ्मये त्रिस्तोतेति प्रसिद्धा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आपकी परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, तो आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे, और मैं विश्वास या मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।